स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। द एंड ऑफ बाइपोलरिटी हम पढ़ रहे हैं। अब हमें इसमें ये तो पता चल चुका ही होगा कि कैसे ये सोवियत यूनियन टूटा था, करप्शन आ गया था, क्या सिस्टम बेकार हो गया था, इसके अंदर लाख कमियां आ गई थी। लेकिन इतना ही काफी नहीं है दोस्तों, इसको हम राजनीतिक तरीके से भी पढ़ेंगे कि राजनीतिक तरीके से क्या प्रॉब्लम आ गई थी। एक हमारे लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव। दोस्तों ये बड़े महत्वपूर्ण लीडर माने जाते हैं और कहते हैं सोवियत यूनियन की यहीं से नींव रख गई थी टूटने के लिए। इन्होंने रिफॉर्म की बात करी। इन्होंने कहा अब सोवियत यूनियन वेस्ट वालों से बिगर रिफॉर्म के कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता, चेंज तो चाहिए, चेंज तो प्रकृति का नियम है। इन्होंने क्या काम करा, वैसे ये जो है 1985 में जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और दोस्तों 1991 तक रहे। एक बहुत ही पुअर, बहुत गरीब फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते थे, किसान की फैमिली से, गरीब मजदूर थे। लियोनिड ब्रेजनेव की डेथ के बाद इनको चुना गया प्रेसिडेंट के तौर पर, और इन्होंने प्रेसिडेंट रहते हुए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। जैसे इन्होंने कहा अब हमें जो है यूएसए के साथ, वेस्ट वालों के साथ जो नीतियां हैं वो बहुत नॉर्मलाइज करनी होंगी, डेमोक्रेटिक नीतियां अपनानी होंगी। टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म किया दोस्तों, इंफॉर्मेशन में रिफॉर्म किया, इनके संस्थान को बढ़ावा दिया। और कई लोग तो इसी रिफॉर्म्स को लेकर इनकी पार्टी में भी इनका विरोध करते थे। एक डिजास्टर हो गया था यूक्रेन में, चेरोनोबिल में। यूक्रेन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, वहां से बिजली बनती थी, उसमें ज्यादा रिएक्ट हो गया, ज्यादा रिएक्शन हो गया इनका, और उसमें ब्लास्ट हो गया। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, पूरे यूरोप में अब तक इसका इफेक्ट है। वो तो 50 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री कर दी है, वरना अभी जैसे कि यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो दोनों देशों की सेना उस चेरोनोबिल में गई नहीं है, उस एरिया में। उन्हें पता है रेडिएशन बहुत है वहां पर, बिल्कुल जंगली जंगल बन चुका है ऐसा वहां पर। तो दोस्तों जब ये डिजास्टर हुआ तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा हमें जो है हथियार कम करने चाहिए, और कई सारी ट्रीटीज साइन करी यूएसए के साथ। दोनों को साइन करने चाहिए, एक को नहीं। मार्क्सिज्म को ये फॉलो करते थे और व्लादिमीर लेनिन से बहुत प्रभावित थे, लेनिनिज्म को भी फॉलो करते थे। और इनके बाद येल्त्सिन आ गए और 1991 में इनको रिटायरमेंट मिली। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने गोर्बाचेव एक फाउंडेशन भी खोली थी, उसमें फंड आता था पिज्जा हट कंपनी से, कंपनी है ना पिज्जा की, उससे। और दोस्तों आगे जाकर पॉलिटिकल लाइफ में तो ये थे नहीं, तो एक वोकल क्रिटिसिज्म ही करते थे, विरोध करते थे येल्त्सिन का, क्योंकि आगे जाकर येल्त्सिन ने ये कम्युनिज्म वाली पार्टी छोड़ भी दी थी, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और इनकी अभी हाल ही में 30 अगस्त 2020 में ही, अभी कितने 19 दिन हुए हैं, मृत्यु हो चुकी है। कहां पर मृत्यु हुई थी? मॉस्को के एक हॉस्पिटल में, मॉस्को क्लिनिकल हॉस्पिटल में, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। अब जो ईस्ट यूरोप था, मतलब यूएसएसआर वाला यूरोप, वहां पर आंदोलन शुरू हो गए, मास डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया, सामूहिक प्रदर्शन। वो किसके खिलाफ? वो इन्हीं के खिलाफ शुरू हो गया दोस्तों, कि हमें अब ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जब ये शुरू हुआ, इनकी सरकार ने भी इनके खिलाफ कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, चुप रहे। शायद ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोमोट करते थे, इसलिए नहीं किया होगा। और जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, धीरे धीरे जो कम्युनिस्ट रेजिम थी, कम्युनिस्ट मतलब जो कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, वो देश टूटने लग गए। अब शुरू होता है मेन खेल। इनकी एक नीति थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इस नीति में कहा गया कि हम रिफॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से लेकर नीचे तक। और इनका विरोध इनकी पार्टी में भी हुआ इसी नीति को लेकर, क्योंकि पार्टी तो थी कम्युनिस्ट। अब कम्युनिस्ट को कैसे रिफॉर्म कर दें? अब यहां से होती है शुरुआत। जब इन्होंने शुरू करा तो आगे जाकर इनका विरोध हुआ और इनका तख्ता पलट भी हो गया। 1991 में इनका तख्ता पलट हुआ। लेकिन दोस्तों तख्ता पलट किया किसने था? वो हार्डलाइंस ने, उन कट्टरपंथियों ने, जो कि कट्टरवादी थे, कट्टरवादी कम्युनिज्म को फॉलो करते थे। तो ये विचारधारा बंटने लग गई, एक कट्टरवादी कम्युनिज्म वाले हो गए और एक वो हो गए जो कि मिखाइल गोर्बाचेव को फॉलो करते थे, कहते थे हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। लेकिन जनता को फ्रीडम की भूख लग चुकी ही थी,
मुंह लग चुकी थी। किसी को तो खून मुंह लगता है, इनको मुंह लग गई थी आजादी, क्योंकि कई सालों से इनको बोलने की आजादी नहीं थी दोस्तों। जब इनकी आजादी मुंह लग गई तो जब तख्ता पलट हुआ तो कई देश मान नहीं रहे थे कि यार तख्ता पलट सही है। जो देश थे इसमें उनको आदत हो गई थी फ्रीडम की, कह रहे थे अब हमें वापस वाला यूएसएसआर नहीं बनना, अब जो हमारे मिखाइल गोर्बाचेव ने बना दिया हम उसमें ही रहेंगे। इसी का फायदा उठाकर एक हीरो निकल के आते हैं, बोरिस येल्त्सिन। इसी पार्टी के थे, इन्हीं के सक्सेसर थे और इन्हीं की मिखाइल गोर्बाचेव की सरकार में इनको मॉस्को का मेयर भी बनाया गया था। ये एज अ हीरो निकल कर आते हैं और लोगों ने इनको पसंद किया और मॉस्को के जो रशिया के जनरल इलेक्शन, पॉपुलर इलेक्शन में इनको जिता दिया। जब तो 1991 में रशिया अलग हो चुका था। इनके प्रेसिडेंट बनते ही जो सेंट्रल वाली पॉलिसी थी, जो सेंट्रल से इकोनॉमिक कंट्रोल होती थी, सेंट्रल से ही सारी बातचीत होती थी, वो हिला दी गई। अब सेंट्रल से नहीं होगी, आगे जाकर कई कंट्रियां खुद भी सॉवरेन बन गई, संप्रभुता वाली, अलग होकर। लेकिन जब भी कई कंट्रियां थी जो कहती थी हमें पुराना वाला यूएसएसआर ही पसंद है, कम्युनिज्म वाला पसंद है, जो कि कट्टरवादियों द्वारा बनाया जा रहा था। लेकिन 1 दिसंबर 1991 में रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने ऐलान किया, डिक्लेयर किया कि हम इस यूएसए को बैन करते हैं, हम इससे अलग होते हैं, रिपब्लिक बनते हैं। और जो वो देश थे जो कह रहे थे कि हमें पुरानी वाली बातचीत ही पसंद है, यूएसएसआर पसंद है, उनका भी इन्होंने इलाज बांध दिया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जी हाँ दोस्तों, एक इंटर रिलेटेड गवर्नमेंट बना दी गई जिसमें जो है एशिया भी पूरा चौंक गया, क्योंकि एशिया में ही इसका हेडक्वार्टर था, मिन्स्क बेलारूस में। एक गवर्नमेंट बना दी गई और कहा गया जिसको भी कम्युनिज्म से हट के आना है वो इसमें आ जाए, आप रिपब्लिक जो है ऐलान कर दिए जाओगे, आप जो है कैपिटलिज्म अपना लेना, डेमोक्रेसी अपना लेना। जब ऐसे होने लगा तो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया, विचारधाराओं से अलग हो गए। और जब दोस्तों विचारधारा ही अलग हो गई तो युद्ध का एक यूएसए अपने आप जीत गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने एग्रीकल्चर में कलेक्टिव एग्रीकल्चर पॉलिसी भी लाई थी। इसका मतलब कि आप छोटे किसान, बड़े किसान, कंपनियां सब मिलकर खेती करेंगे और सरकार को इसकी उपजाऊ देंगे, प्रोडक्शन देंगे। इसी को लेकर एक उपसर्ग है, एक प्रसंग है दोस्तों आपके ही बुक में। उसमें दिया गया है कि एक ब्यूरोक्रेटिक, एक नौकरशाही ऑफिसर आता है एक किसान के पास मॉस्को से और कहता है हाँ भाई कैसी चल रही है खेती, मेरे को भी आलू उगाने हैं। फिर पूछता है किसान से वो इस साल खेती का क्या हाल हुआ, क्या होगा इस साल। तो किसान बोलता है भगवान की दुआ से, फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड, हमारे पास आलूओं का पहाड़ है। वो चौंक जाता है ऑफिसर, कहता भगवान तो है ही नहीं। फार्मर भी कहता है भगवान नहीं है तो पहाड़ भी नहीं है। तो दोस्तों इस व्यवस्था से पता लगता है कि उस समय फार्मर्स का भी क्या हाल था, खुश नहीं थे। और सही में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो डेमोक्रेसी और रिफॉर्म्स कर देने ही चाहिए। अब अपने भारत को ही ले लीजिए, पहले की नीति तो थी भाई साहब हमारी कि न्यूक्लियर जब चलाएंगे जब हम पे चल जाएगा, और अगर बचे ही नहीं तो हम जब चलाएंगे जब हमें शक होगा कि सामने वाले चलाने वाला है, सबूत मिलेंगे फिर हम चलाएंगे। ये नीति में बदलाव आया है, समय के साथ बदलाव आना भी चाहिए। वो बात भी ठीक थी जब गांधी जी कहते थे एक गाल में मारेंगे दूसरा गाल आगे करेंगे, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मोदी जी कहते हैं मारो तो सही। तो दोस्तों ऐसे दो विचारधारा अलग हो गई, एक कम्युनिज्म कट्टरवादी थे, एक डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म को फॉलो करने लग गए। और रसिया को जो है सोवियत यूनियन का सक्सेसर मानकर, और इसने भी एक्सेप्ट कर लिया जितनी सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई थी सोवियत यूनियन में, और जितने भी आर्म रिडक्शन ट्रीटीज हुई थी सब कुछ एक्सेप्ट कर अपने आप को सक्सेसर माना। और ये हुए यहाँ पर अंत। रशिया से ही 1917 से शुरू हुआ था दोस्तों, रशिया में भी समाप्त हो गया। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। रशिया ही निकला जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी, और आपको आज की दुनिया में रिजल्ट भी दिख रहा होगा। अगर यूक्रेन के पास आज न्यूक्लियर होता तो बात कुछ और होती। हालांकि सोवियत यूनियन में सबसे ज्यादा परीक्षण यूक्रेन में ही होते थे। अब मैं अगली वीडियो में आपके सामने यूएसएसआर के जितने भी लीडर थे सोवियत यूनियन के,
उनके बारे में लाऊंगा। उन्होंने क्या काम करे, क्या विशेष काम करे, ये मैं आपकी सुविधा के लिए करूंगा दोस्तों, ताकि आपको पेपर में असुविधा ना हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।